Good morning, students. Welcome to another class, online class of 11th class. आज हमने गूगल मीट से जो है कोशिश की है सबको ज्वाइन करने की। अभी फ़िलहाल कुछ ही बच्चे हमारे साथ ऐड हुए हैं और आज इस गूगल मीट से ज्वाइन करने की ये जो है वजह ये है कि आज हम कुछ क्वेश्चन जो हैं वो जो हमने लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया है मदर्स डे उसके डिस्कस करने वाले हैं। और इसीलिए मुझे लगा कि बेहतर ये होगा कि सारे स्टूडेंट्स जितने भी अवेलेबल हैं वो सब हमें ज्वाइन कर लें और फिर उसके बाद हम जो है क्या करें, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ठीक है, आपके जो जो ज्वाइन हो चुका है, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उन सबको आप जो लिंक मैंने ग्रुप में भेजा है वो भेज के उनसे कहें कि वो उस लिंक को क्लिक कर लें और गूगल मीट में ऐड हो जाएं। जिसके फ़ोन में जीमेल होगा वो आराम से ज्वाइन कर सकता है, इसको अलग से ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। और इवन कि अगर आपके पास गूगल क्रोम है फ़ोन में तो तब भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अच्छा। जिन्होंने ज्वाइन किया है, सैयद, क्या कैन यू हियर मी? क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? है सर। ओके। तो क्वेश्चन नंबर वन है, द प्ले written in 1950s is a humorous and satirical depiction of the status of the mother in the family। ये क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको भेज दिए पहले ही ग्रुप में। इसका एक जो है पिक्चर, एक पिक भेज दी है स्क्रीनशॉट लेके, तो वहाँ से आप जो है वो देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन पहला ये है कि कहते हैं कि ये जो प्ले है जो हमने पढ़ा द मदर्स डे, ये 1950 के आसपास लिखा गया, 1950s में, यानी 1950 से लेकर 60 के 59 के बीच में कहीं लिखा है। ये इज़ अ ह्यूमरस एंड सेटायरिकल डिपिक्शन ऑफ स्टेटस ऑफ द मदर इन द फैमिली। ये एक ह्यूमरस, ह्यूमरस यानी मजाहिया, और सेटारिकल, सेटारिकल यानी जिस पे तनकीद हो या तंज जिस पे किया जाए। ये मजाहिया भी है और तंज भी है किस पे? स्टेटस पे मदर की, यानी हमारी फैमिलीज़ में और पूरी दुनिया में जितनी भी फैमिलीज़ हैं उनमें मदर का जो है वो क्या रोल है, क्या स्टेटस है, और फैमिली वाले उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्या स्टेटस समझते हैं, ये उसका एक डिपिक्शन है, एक हमारे सामने नमूना है। ठीक है। तो इसके साथ क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर द इश्यूज इट रेजेस? कौन से इशू ये रेज करता है ये प्ले? और दूसरा, डू यू थिंक इट कैरिकेचर्स these issues, or do you think that the problems it raises are genuine? How does the play resolve the issues? Do you agree with the resolution? दो सवाल इसमें ये पूछ रहे हैं इस सवाल के अंदर। पहला ये कि कौन कौन से इशू जो है ये प्ले रेज करता है, यानी कौन कौन से इश्यूज इसके अंदर जो हैं वो एड्रेस किए हैं राइटर ने या प्ले राइट ने। और दूसरा ये है कि जो प्रॉब्लम्स इसके अंदर बताई गई हैं क्या वो जेन्युइन है, क्या वो सच में असल हैं, सच हैं, या ऐसे ही उन्होंने जो है वो इशू निकाले हैं। और लास्ट में जो रेजोल्यूशन उन्होंने बनाया, यानी जो इसका सोल्यूशन निकाला, क्या उससे आप एग्री करते हो या नहीं करते? तो पहला आंसर तो इसका ये हो गया कि इसमें तो हमने खुद ही देख लिया कि काफ़ी सारे इश्यूज जो है वो ये रेस करता है ये प्ले। सबसे पहला तो ये हो गया कि हम जो है वो फैमिली के अंदर एक औरत को, खास करके एक हाउस वाइफ को, कैसे अप्रिशिएट करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। आम तौर पे क्या होता है कि अभी भी जो है बहुत सारी फैमिलीज में ऐसा होता है कि जो हाउस वाइफ होती हैं उनको, हाउस वाइफ कौन सी होगी? वो जो कि काम नहीं करती हैं, मतलब कोई जॉब नहीं करती हैं, जो अपने ही घर की देखभाल करती हैं, बच्चों को पालती हैं, खाना बनाती हैं, कपड़े धोती हैं, सब कुछ करती हैं। ठीक है। तो देखा ये जाता है कि आम तौर पर ऐसी औरतों का जो है वो अप्रिशिएट जो है वो कोई नहीं करता, और सबको सब फॉर ग्रांटेड लेते हैं उनको, यानी नहीं ये तो इनका काम है, ये तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
ठीक है, ये लोगों के लिए एक आम बात हो जाती है कि नहीं, माँ का काम है या घरवाली का काम है ये करना, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहला इशू तो ये जो खड़ा करता है ये प्ले, वो ये है कि एक हाउस वाइफ को कैसे ट्रीट किया जाता है फैमिली में। क्या उसको एक डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह, एक डोमेस्टिक नौकर की तरह, एक घरेलू नौकर की तरह जो है वो माना जाता है, या उसको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैमिली माना जाता है, और उसको माना जाता है कि उनके बिना जो है घर जो है वो नहीं चल सकता। साथ ही साथ ये प्ले ये भी दिखाता है, हमने जब प्ले पढ़ा, हमने कहानी देखी, तो उसमें हमने ये चीज़ नोटिस की कि जितने भी करेक्टर्स हैं इस प्ले के, वो सब क्या करते हैं कि जो मदर है हमारी मिसेस पियर्सन, उनका जो है वो कोई भी शुक्रिया अदा नहीं करता। वो खाना बनाती हैं तब भी कोई शुक्रिया अदा नहीं करता, वो कपड़े धोती हैं, वो इस्त्री यानी आयरन करती हैं कपड़ों को, तब भी कोई अप्रिशिएट नहीं करता, और सब उनको एक डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह लेते हैं, ठीक है, और ना ही उनको अपने काम की के लिए कोई शुक्रिया अदा कर रहा है, और ना ही उनको कोई पैसे मिल रहे हैं। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद एक और प्रॉब्लम जो है वो जो रेस करते हैं वो ये है, और कॉमिक भी है ये ट्रीटमेंट, ठीक है, और ये कहते हैं कि द प्रॉब्लम्स द प्ले रेजेस आर सीरियस। जो जो प्रॉब्लम ये प्ले रेज करता है, जो जो प्रॉब्लम इस प्ले में दिखाई गई हैं, वो सब सीरियस हैं, लेकिन उनको इस ढंग से कॉमिक बनाया गया है, मज़ाहिया बनाया गया है कि वो बड़ी आसानी से जो है हमारे दिल में घर कर लेता है, ठीक है। अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाता है इस सिस्टम को, यानी इस पूरे प्रॉब्लम को, तो उसमें क्या होता है कि मिसेस पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड का जो है वो क्या करती हैं, हेल्प लेती हैं, और ईस्ट के मैजिक यानी जादू का इस्तेमाल करके जो है वो क्या किया जाता है, जादू का इस्तेमाल करके जो क्या करती है मिसेस पियर्सन जो है वो, उनकी जो रूह होती है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड में चली जाती है, और मिसेस फिट्जगेराल्ड की मिसेस पियर्सन में चली जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इस रेजोल्यूशन, ये जो रेजोल्यूशन का यहाँ पे रेजोल्यूशन का मतलब ये जो मतलब मिसेस पियर्सन ने जो हल निकाला, खास करके मिसेस फिट्जगेराल्ड ने जब बोला कि नहीं मिसेस पियर्सन, आपकी फैमिली आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करती है, तो इसलिए आपको जो है वो क्या करना है, अ, आपको जो है कुछ ऐसा काम करना है कि क्या हो जाए कि आपका ये सारे सिचुएशन जो है वो चेंज हो जाए। तो उसके लिए वो क्या निकालते हैं, मतलब सोल्यूशन सोल्यूशन निकालते हैं, वो जादू का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जब हम अपनी असल ज़िंदगी में रियल लाइफ में देखते हैं, तो ये चीज़ करना मुमकिन नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो रेजोल्यूशन इन्होंने लिया है हम उससे एग्री नहीं करते, ठीक है। इससे बेहतर था कि वो कोई और साइकोलॉजी की जो है वो ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करते, या किसी और ढंग से जो है उनको रियलाइज़ करवाते कि मैं भी इस फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, if you were to write these issues today, what are some of the incidents, examples and problems that you would think of as relevant? कि अगर आप भी आज ऐसे इश्यूज के बारे में अगर लिखना चाहो जैसे कि इस प्ले में लिखा गया है, तो कौन से इंसिडेंट्स का यानी कौन से वाकयात का आप इस्तेमाल करोगे, कौन सी एग्जाम्पल्स यानी मिसालों का इस्तेमाल करोगे, या प्रॉब्लम्स का इस्तेमाल करोगे इस तरीके की इश्यूज को जो है वो उजागर करने के लिए, बाहर लाने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले तो इश्यूज कैसे, जैसे कि यहाँ पे कौन सा इशू था, यहाँ पे इशू था कि हाउस वाइफ को सही से ट्रीट नहीं किया जाता, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में भी आता है, साथ में ये सेक्सिज्म में भी आता है, और इसमें क्या होता है कि मतलब हमारी फैमिलीज जो हैं वो फार ग्रांटेड ले लेती हैं फीमेल मदर्स को, फीमेल हाउस वाइफ्स को, और क्योंकि वो समझते हैं कि नहीं, खाना पकाना तो औरत का काम है, कपड़े धोना तो औरत का काम है, ये सब फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है। तो हम जब अगर हम लिखना चाहेंगे ऐसे इश्यूज़ के बारे में, तो हम इंसिडेंट्स उन वाक़ात का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पब्लिक लाइफ में मान लो औरतों के साथ कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है, फिर डोमेस्टिक लाइफ में जो है वो कैसा ट्रीट किया जाता है,
फिर किस तरीके से कहीं बहुत सारी फैक्ट्रीज में या कंपनीज में क्या होता है कि औरत और मर्द दोनों सेम काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो सैलरी होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। औरत को कम दिया जाता है, जो सैलरी दी जाती है, और मर्द को ज़्यादा दी जाती है, हालांकि वो दोनों काम बराबर कर रहे हैं। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि औरतों के साथ ये भी होता है कि ईव टीज़ किया जाता है, यानी उनको छेड़छाड़ की जाती है, ठीक है, सीटियाँ बजाई जाती हैं, ठीक है, और गंदे गंदे कमेंट भी पास किए जाते हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हम जो है अब इस्तेमाल कर सकते हैं ये ऐसे इश्यूज़ को, जो ऐसे इश्यूज़ को उजागर करने के लिए, ठीक है। ये सारे वो चीज़ें आ गई, ठीक है। इसमें आप और अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज ड्रामा अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज, डिस्कस। कि ड्रामा यानी जो प्ले है, ये एक गुड मीडियम है, यानी एक अच्छा जरिया है सोशल मैसेज को पहुंचाने का दूसरों तक, या नहीं है, ठीक है। तो हम मानते हैं कि ये ड्रामा जो है बहुत ही बढ़िया जरिया, बहुत ही बढ़िया जरिया है कि कोई भी सोशल इशू है उसको उजागर करने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। कैसे कि आम तौर पे आपने देखा होगा कि स्कूल्स में स्किट जो है वो की जाती है, स्किट कहते हैं ना, आपने भी किसी स्किट में जो है वो हिस्सा लिया होगा, ठीक है। कई बार हम सफाई को लेकर स्किट करते हैं कि कुछ मतलब बच्चे जो हैं वो एक्ट करते हैं कि कुछ बच्चे आ रहे हैं वो कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, दूसरा बच्चा बोल रहा है ये गलत काम है, वो सफाई करते हैं, ठीक है, ऐसे स्किट भी देखे होंगे आपने। फिर किसी जगह जो है वो आपने ऐसा स्किट भी देखा होगा कि लड़कों को जो है वो भेजा जा रहा है स्कूल पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को लिए को नहीं भेजा जा रहा। तो क्या होता है कि जब हम ऐसे स्किट देखते हैं, ऐसे प्लेज, ऐसे ड्रामास देखते हैं, तो हमारे अंदर भी एक बात जो है वो आती है हमारे दिल में, यार कि ये बात गलत है, ये बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ड्रामा स्किट्स जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशल मैसेज पहुंचाने के लिए, ठीक है। आप इसमें खुद भी ऐड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 है, discuss in groups, plays, or films with a strong message of social reform that you have watched। अपने साथ ग्रुप में डिस्कस करो, जो भी आपका ग्रुप है, 3 का, 4 का, 5 का, कोई ऐसे प्लेज या फिल्म्स जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैसेज हो, सोशल मैसेज हो, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी पुरानी फिल्में भी हैं, फिल्म्स हैं, जैसे कि अब प्लेज तो हमारे यहाँ पे इतने देखे नहीं जाते हैं, हम ज़्यादातर फिल्म्स ही यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे एक पुरानी फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, उसमें सोशल इशू जो है वो उजागर किया गया है कि कैसे लोगों के पास ना रहने को घर है, ना खाने को रोटी है, और ना पहनने को कपड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम कर सकते हैं सोशल इशू कौन सा के, जैसे अब आमिर खान की एक मूवी आई थी दंगल, ठीक है। दंगल में भी एक सोशल इशू ऐसा है कि लड़कियों को माना जाता है कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जो आमिर खान यानी लड़कियों का जो बाप होता है वो साबित कर देता है कि लड़कियां भी जो है वो नाम रोशन कर सकती हैं, एक घर का और एक देश का। फिर उसके बाद स्वदेश एक मूवी है शाहरुख खान की, उसमें बताया गया है कि कैसे जो एक इंजीनियर जो नासा में काम करता है वो वापस आता है गाँव में, और गाँव में बिजली पैदा करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे जो हैं वो हम फिल्म्स को जो है वो कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। आपके जहन में भी कोई ऐसी फिल्म हो जिसके अंदर कोई सोशल मैसेज हो, कोई सोशल इशू हो। हाँ, जैसे आरक्षण एक मूवी थी, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 15 एक मूवी अभी रिसेंट आई थी, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो सोशल इशू के बारे में कुछ ना कुछ कहते हैं, कोई ना कोई मैसेज पहुंचाते हैं, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस हैं हमारे, अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, रीड द प्ले आउट इन पार्ट्स, इनेक्ट द प्ले ऑन अ सूटेबल ओकेजन। कि इस प्ले को जो है वो ऊंचे ऊंचे पढ़ो और इसके पार्ट्स पढ़ो और कोशिश करो इसको इनेक्ट करने की, यानी इस प्ले को किसी स्टेज पे निभाने की। और क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्कस इन ग्रुप्स, प्लेज और फिल्म्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ सोशल रिफॉर्म दैट यू हैव वॉच्ड। ये हमने कर लिया, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं जो वेबसाइट ने प्रोवाइड किए हैं हमें, और ये वेबसाइट है हमारे पास learncbse.in, ठीक है। इन्होंने कुछ क्वेश्चन जो हैं हमें एक्स्ट्रा जो हैं प्रोवाइड किए हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 1 ये मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ आर मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रास्टेड, कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड के बीच में आपस में क्या कॉन्ट्रास्ट है, यानी वो किस तरीके से एक दूसरे से डिफरेंट है, तो वो उसके बारे में पूछा है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि मिसेस पियर्सन जो हैं वो बड़ी ही नरम स्वभाव की, नरम लहजे वाली, नरम बर्ताव करने वाली हैं, और मिसेस फिट्जगेराल्ड जो हैं बड़ी स्ट्रांग हैं और बड़ी ही डिटरमाइंड है। ठीक है। और मिसेस पियर्सन की जो मतलब ज़ुबान है, जो तलफ़ुज़ है, वो थोड़ा कॉकनी है। ठीक है। और फ्लरी टोन है उनकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, I'm much obliged, says Mrs. J. Pearson. What for does she feel obliged and to whom? मिसेस पियर्सन कहती हैं कि आई एम मच obliged, मैं बहुत ज़्यादा obliged हूँ, यानी शुक्रगुजार हूँ। किसके लिए, किसको शुक्रगुजार है और क्यों शुक्रगुजार है? तो मिसेस पियर्सन जो हैं वो obliged हैं मिसेस फिट्जगेराल्ड की तरफ, क्योंकि मिसेस फिट्जगेराल्ड ने क्या किया है, फॉर्च्यून जो है वो दिखाई है, यानी उनको उनकी किस्मत उनको उनको भविष्यवाणी दी है। और साथ में इस बारे में भी खुश हैं मिसेस पियर्सन के उनके पड़ोस में ही एक फॉर्च्यून टेलर रहते हैं, यानी मिसेस फिट्जगेराल्ड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट फॉर्च्यून डज मिसेस फिट्जगेराल्ड प्रिडिक्ट्स फॉर मिसेस पियर्सन? मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या प्रिडिक्ट करती हैं, यानी क्या अंदाज़ा लगाती हैं कि क्या होने वाला है मिसेस पियर्सन के साथ फ्यूचर में? तो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो हैं वो कहती हैं कि अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, आपके आने वाला टाइम जो है अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है, और ये डिपेंड करता है पियर्सन पे ही। और मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं मिसेस पियर्सन को, शी आस्क्स हर टू डिसाइड फर्मली, हर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन इट, कि जैसा मिसेस पियर्सन डिसाइड करेंगी वैसा ही उनका फ्यूचर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पियर्सन फेस? मिसेस पियर्सन के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम है? हु डू यू थिंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स? और आपको क्या लगता है कि इस ये किसकी वजह से ये प्रॉब्लम चल रही है? तो मिसेस पियर्सन के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी सारी एनर्जी, सारा टाइम जो है वो डिवोट कर देती हैं, सारा कुछ जो है वो सर्फ कर देती हैं, अपना टाइम भी और अपनी एनर्जी भी, अपनी ताकत भी, किसके लिए? अपने हस्बैंड के लिए, अपने बेटे के लिए और अपनी बेटी के लिए। लेकिन वो ये तीनों लोग इतने थॉटलेस हैं और इतने सेल्फिश पर्सन्स हैं ये, ठीक है, इतने खुदगर्ज हैं कि इनको ज़रा भी नहीं दिखता कि हमारी माँ या हमारी बीवी जो है वो क्या क्या परेशानी के साथ जो है वो जूझ रही है, और कितना जो है हम पे टाइम सर्व कर रही है, लेकिन उनको ज़रा भी जो है इस चीज़ का एहसास नहीं होता। ठीक है। और इसके लिए कौन है जिम्मेदार? इसके लिए हम जिम्मेदार मिसेस पियर्सन को ही मानेंगे, क्योंकि मिसेस पियर्सन जो है उनके अंदर इतना वो नहीं है, मतलब डिटर्मिनेशन नहीं है, और इतनी वो स्ट्रांग नहीं है कि वो उनको रियलाइज़ करवा सकें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कोर्स ऑफ एक्शन डज मिसेस फिट्जगेराल्ड सजेस्ट टू मिसेस पियर्सन टू टैकल द सिचुएशन? मिसेस फिट्जगेराल्ड क्या मशवरा देती हैं मिसेस पियर्सन को कि इसमें क्या करना चाहिए? तो यही देती हैं कि मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि आपको जो है इस बारे में जो है वो करना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, सख्त फैसला करना पड़ेगा, और आपको उनको रियलाइज़ करवाना पड़ेगा कि आप इस घर की नौकरानी नहीं हैं, बल्कि इस घर की मिस्ट्रेस हैं, यानी मास्टर हैं, इस घर की मालिक हैं। ठीक है। और आपके बिना ये घर कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिफिकल्टीज डज मिसेस पियर्सन फेस व्हाइल डीलिंग विद द वेरियस मेंबर्स ऑफ हर फैमिली? मिसेस पियर्सन कौन कौन सी जो है वो प्रॉब्लम को फेस करती हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इसका वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, देन लेट मी डू इट, सजेस्ट मिसेस फिट्जगेराल्ड, हाउ डज मिसेस पियर्सन रिएक्ट टू इट? जब मिसेस पियर्सन जो है कहती हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकती, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं कि लेट मी डू इट, तो चलो मुझे ये काम करने दो। तो इस पे मिसेस पियर्सन का रिएक्शन क्या है? मिसेस पियर्सन का रिएक्शन ये है, शुरू में तो वो बिल्कुल नहीं मानती हैं, बिल्कुल नहीं, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लास्ट में फिर वो मान जाती हैं, और फिर वो आपस में पर्सनैलिटी चेंज कर लेती है, पर्सनैलिटी एक्सचेंज हो जाती है उनके बीच में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज मिसेस फिट्जगेराल्ड प्लान टू डील विद द फैमिली ऑफ मिसेस पियर्सन? जब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो हैं वो रूहें आपस में उनकी एक्सचेंज हो जाती हैं पर्सनैलिटी, तो मिसेस फिट्जगेराल्ड का क्या प्लान है डील करने का, यानी वो मिसेस पियर्सन की फैमिली को कैसे ठीक करेंगे?
तो उनका यही प्लान है कि पहले तो उन्होंने ये प्लान बनाया है कि पहले तो हम अपनी पर्सनैलिटी चेंज करेंगी और मैं मिसेस पियर्सन बन के, यानी मिसेस फिट्ज़gerald की जो रूह होगी वो मिसेस पियर्सन की बॉडी में होगी। तो मैं उनके साथ बड़ी सख्ती से पेश आऊँगी और उनको मैं अच्छा मज़ा चखाऊँगी कि कैसे ट्रीट करना चाहिए आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई डज डोरिस पियर्सन फील एस्टाउंडेड ऑन रिटर्निंग होम। जब डोरिस पियर्सन यानी मिसेस पियर्सन की बेटी घर वापस आती हैं तो वो एस्टाउंडेड फील क्यों करती हैं, यानी वो एकदम हैरान क्यों हो जाती हैं, एकदम शॉक्ड क्यों हो जाती हैं। वो इसलिए हो जाती हैं कि जो लहजा होता है मिसेस पियर्सन का वो एकदम चेंज हो चुका होता है। उनके हाथ में एक सिगरेट होती है, ठीक है। आज तक जो है वो उन्होंने सिगरेट नहीं पी मिसेस पियर्सन ने, यानी डोरिस की माँ ने, लेकिन आज उनके हाथों में सिगरेट है तो ये देख के वो हैरान हो जाती है और फिर वो बिहेवियर देख के भी और ज़्यादा शॉक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द टू रीजंस दैट अनॉय डोरिस पियर्सन। कौन सी दो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो डोरिस है वो अनॉय हो जाती है, यानी वो खफा हो जाती है और उसका मूड ख़राब हो जाता है। पहला तो ये कि वो सुबह कह के गई थी माँ से, मिसेस पियर्सन से, कि आप मेरा जो येलो सिल्क ड्रेस है उसको आयरन कर देना, यानी उसको प्रेस, हम बोलते हैं ना प्रेस करना, प्रेस कर देना। और दूसरा जब वो वापस, मतलब एक तो ये बोल के गई थी वो, लेकिन जब वो वापस आई तो उसका जो सिल्क ड्रेस था वो भी आयरन नहीं किया हुआ, वो भी प्रेस नहीं किया हुआ मिसेस पियर्सन ने। और ना ही उन्होंने चाय जो है तैयार किया, पूरे दिन जो है वो काम करती रही डोरिस। और अब जब वो वापस आई है थकी थकी और मांदी अपने घर, उसके लिए चाय भी नहीं है। इन दोनों बातों से वो जो है खफा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज मिसेस पियर्सन रिफ्यूट डोरिस आर्ग्यूमेंट अबाउट वर्किंग हार्ड। जब डोरिस ये कहती हैं, आर्ग्यू करती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करती रही हूँ दिन भर, यानी काम करती रही हूँ, तो मिसेस पियर्सन इसका काउंटर जवाब कैसे देती हैं। तो काउंटर जवाब ऐसे देती हैं कि तुम्हें तो फिर भी हफ्ते में 2 छुट्टियाँ मिल जाती हैं, मुझे तो वो भी नहीं मिलती। तुम भी 8 घंटे काम करती हो तो मैं भी पूरा 8 घंटे काम करती हूँ इस घर में, सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सारी चीज़ें। लेकिन तुम्हें तो पे मिलती है उस काम के लिए जो तुम काम करती हो, मुझे तो इस काम की ना पे मिलती है और ना ही मेरा कोई शुक्रिया अदा करता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज मिसेस पियर्सन क्रिटिसाइज डोरिस ऑन गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस। मिसेस पियर्सन जो है वो कैसे क्रिटिसाइज करती हैं डोरिस को कि डोरिस जो है वो शाम को चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही है। तो मिसेस पियर्सन ये कहती हैं कि तुम उसके साथ कैसे जा सकती है चार्ली स्पेंस के साथ बाहर, मैं तो मर के भी उसके साथ ना जाऊं। ना तो वो दिखने में अच्छा है और ना ही उसका जहन है, हाफ विटेड है, यानी जहन से भी वो ठीक नहीं है और दिखने में भी अच्छा नहीं है, उसके दांत जो हैं बड़े बेकार से हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ इतना काफ़ी आई थिंक, इसमें लगभग हमारे सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं आपको इनके आंसर जो है वो स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉय द लेसन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।